Plastic surgery in Bollywood has been a topic of controversy for decades. Several Bollywood celebrities like Rajkumar Rao and Priyanka Chopra have openly admitted to getting plastic surgery. मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लास्टिक सर्जरी का थोड़ा सा ना नाम खराब है, इसीलिए जो राजकुमार राव का जब ये आया तो मैं खुश हुआ, क्योंकि हाँ अभी हमें वी कैन टॉक अबाउट 10th स्टैंडर्ड की लड़की थी यूपी में जिन्होंने टॉप किया 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम, 98.5% आया उनका एंड शी टॉप द एग्जाम, बट शी वाज ट्रोल्ड ऑन सोशल मीडिया फॉर हर फेशियल हेयर. अगर हाई वेलोसिटी इंजरीज में जहाँ पे बोन टूट गया उसके साथ साथ जो बोन के ऊपर जो स्किन है अगर वो भी लॉस हो जाता है तो जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो बोन फिक्स कर देंगे, लेकिन जो ऊपर का जो टिश्यू लॉस है जहाँ पे बोन एक्सपोज है या कोई और स्ट्रक्चर एक्सपोज है तो उसको कवर करने के लिए वो प्लास्टिक सर्जन को इन्वॉल्व करते हैं. प्रॉब्लम ये है इंडिया में भी कि बहुत सारे ऐसे सेंटर्स अभी सलून्स में भी लोग फिलर्स और बोटॉक्स लगा रहे हैं जो बिल्कुल गलत है. बिफोर यू गो फॉर एनी प्लास्टिक सर्जरी आप अपना रिसर्च करो. एक 8 साल की बच्ची आई थी हमारे पास, हार्वेस्ट सीजन था पंजाब में, जो टोका मशीन होता है हार्वेस्ट मशीन, उसमें उस बच्ची ने 8 साल की बच्ची ने अपना हाथ डाल दिया था गलती से और उसका हाथ ऐसे रिस्ट लेवल, हाथ जो है वो रिस्ट लेवल पे कट गया. तो छोटी बच्ची है तो उसके सारे जो पार्ट्स होंगे वो बहुत छोटे होंगे. वो ऑपरेशन चली ऑलमोस्ट 8-9 घंटे. तो जैसे आई हमने उसका जो कटा हुआ पार्ट था उसको हम पहले ऑपरेशन थिएटर में ले गए. तो आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है. उम्मीद है आप सबके दिन अच्छा रहा होगा. तो सबसे पहले मैं अपने गेस्ट से चाहूँगा कि वो हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताएं. हाय मोहित, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी आपके पॉडकास्ट पर. तो मेरा नाम डॉक्टर हर्षवर्धन शेट्टी है. मैं मैंगलोर से हूँ और मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ. अभी मैं कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह काम कर रहा हूँ और मेरा मेन इंटरेस्ट जो है वो कॉस्मेटिक सर्जरी में है, लेकिन उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. लेकिन प्लास्टिक सर्जरी में उसके अलावा बहुत कुछ होता है. ओके, तो बिफोर वी डेल्व इनटू द इन डेप्थ डिस्कशन, मैं चाहता हूँ कि आप हमें ना बेसिक बैकग्राउंड प्रोवाइड कर दें कि व्हाट इज़ प्लास्टिक सर्जरी और थोड़ा सा आप उसके बारे में एक बेसिक ओवरव्यू दे दें हमें. राइट. तो प्लास्टिक सर्जरी जो है वो सर्जरी का एक सब स्पेशलिटी है. तो जैसे सर्जरी में बहुत सारे सब स्पेशलिटीज होते हैं, जैसे कि न्यूरो सर्जरी हो गया या कार्डियोथोरैसिक सर्जरी हो गया, प्लास्टिक सर्जरी हो गया, तो वो ऑर्गन स्पेसिफिक होता है. तो जो प्लास्टिक सर्जन होता है वो मेनली स्किन एंड टिश्यूज के साथ डील करता है. ठीक है. तो जो प्लास्टिक सर्जरी होता है वो मेनली उसमें 2 चीजें होती है. एक होता है कॉस्मेटिक सर्जरी और एक होता है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी. तो प्लास्टिक सर्जरी में जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी वाला पार्ट है दैट इज मच वाइड. तो प्लास्टिक सर्जरी जो है इट इज अ वेरी वाइड सब स्पेशलिटी ऑफ सर्जरी. तो उसमें जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का पार्ट है उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स आते हैं और फिर कॉस्मेटिक सर्जरी या फिर एस्थेटिक सर्जरी जो होता है उसमें भी काफी सारे प्रोसीजर्स आते हैं. ठीक. तो अब मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि व्हाट्स योर मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कि आपने इस चीज़ को अपना करियर बनाया. तो जब हमारी सर्जरी की ट्रेनिंग चल रही होती है तो हमें एक प्लास्टिक सर्जन बनने के लिए हमें पहले तो MBBS करना होता है. MBBS के बाद हमें मास्टर्स MS करना होता है जनरल सर्जरी में. उसके बाद हम करते हैं और 3 साल की पढ़ाई प्लास्टिक सर्जरी के लिए, जो जिसके डिग्री का नाम होता है MCH या फिर DNB. तो वो सब करने के बाद हम बनते हैं प्लास्टिक सर्जन. तो जब हमारी सर्जरी की ट्रेनिंग चल रही होती है 3 साल की MBBS के बाद वाली, उसमें एक महीने की हमारी सुपर स्पेशलिटी पोस्टिंग्स होती है. तो जो सुपर स्पेशलिटी पोस्टिंग्स होती है वो हर एक सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट में होती है. तो जब मैं प्लास्टिक सर्जरी में था तो वहाँ के जो प्लास्टिक सर्जन थे तो मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगा. वो जिस तरह के प्रोसीजर्स कर रहे थे वो उससे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ. एक पर्टिकुलर केस अगर मैं कहना चाहूँ तो एक बच्चा आया था रात में. वो मोबाइल के साथ खेल रहा था. बच्चा मतलब ही वाज अबाउट 12-13 इयर्स ओल्ड. तो वो मोबाइल के साथ खेल रहा था और फिर खेलते खेलते वो सो गया और वो मोबाइल जो है वो उसके फेस के पास ब्लास्ट हो गया. तो वो हमारे इमरजेंसी में आया और नाइट में मेरी ड्यूटी थी तो मैंने उसको अटेंड किया. फिर एक फर्स्ट एड सब कुछ देने के बाद हमने उसको रेफर किया हमारे प्लास्टिक सर्जन के पास. तो उसके बाद ही मैं प्लास्टिक सर्जरी में पोस्ट हुआ. तो तब मैंने देखा उन्होंने जिस तरह से उसको मैनेज किया और फिर फाइनली जो रिजल्ट आया, जो उसका ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल फेस उन्होंने मल्टीपल सर्जरीज के बाद उन्होंने
उसे मतलब रिकंस्ट्रक्ट करके उसको बनाया। तो दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग। और उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसीजर्स वो जो कर रहे थे, जैसे फेशियल फ्रैक्चर्स हो गया या फिर हैंड सर्जरी हो गया या फिर बर्न्स हो गया, मुझे उन सब में मुझे इंटरेस्ट आया। तो फिर मैंने उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे आई वांट टू टेक अ प्लास्टिक सर्जरी एंड नॉट अदर सर्जिकल मतलब सुपर स्पेशलिटीज। उसके बाद मेरी सर्जरी की ट्रेनिंग खत्म हुई और फिर मैंने मेरा जो होम टाउन है वो मैंगलोर है, तो मणिपाल यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन किया। यहाँ पे मुझे पता लगा कि प्लास्टिक सर्जरी में वैकेंसी है, तो मैंने चूज किया कि मुझे प्लास्टिक सर्जरी में काम करना है। यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ पे 2 और सर्जन से मैं मिला जिनके अंडर में काम कर रहा था, डॉक्टर जोसेफ थॉमस और डॉक्टर श्री कुमार। तो उनसे भी मैं काफी इंस्पायर हुआ, स्पेशली जोसेफ सर से, जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में ज्यादा थे बट कुछ कुछ कॉस्मेटिक्स भी कर रहे थे। तो उसमें मुझे और ज्यादा इंटरेस्ट आया। उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन मतलब स्पेसिफिक प्रिपरेशन शुरू की प्लास्टिक सर्जरी के लिए। फिर मैंने अपना प्लास्टिक सर्जरी किया पीजीआई चंडीगढ़ से। उसके बाद मैंने पढ़ा, तो मैंने उसके लिए स्पेसिफिक पढ़ाई की एंड देन आई जॉइंड देयर। फिर वो खत्म करके देन आई जॉइंड हियर। ओके, तो अगर मैं बात करूं प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का आइडिया मुझे एक इंस्टाग्राम रील देखने के बाद आया कि उसमें राजकुमार राव थे, उनका ना फेस काफ़ी डिफरेंट लग रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में ना आई थिंक पीपल आर वेरी ऑब्सेसिव अबाउट द लुक्स, कि वो कैसे दिखते हैं, इसलिए शायद वो प्लास्टिक सर्जरी कराते ताकि वो अपने लुक्स को बढ़िया बना सके, एनहेंस कर सके। तो डू यू थिंक कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं जो इस ट्रेंड है प्लास्टिक सर्जरी का उसको इन्फ्लुएंस कर रही है और ये इस चीज़ को प्रमोट कर रही है काफ़ी इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव वे? ओके, तो बहुत अच्छा सवाल है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लास्टिक सर्जरी का थोड़ा सा ना नाम खराब है, मेनली टीवी और मूवीज की वजह से। उसमें अगर आप किसी से भी बात करो कि प्लास्टिक सर्जरी क्या है, तो वो यही कहेंगे, उनका सबसे पहले दिमाग में यही आएगा कि हाँ किसी और का फेस लेके किसी और पे लगा दिया। तो उससे कई ज्यादा है और उससे काफी अलग है जो हम करते हैं। तो जो नाम है प्लास्टिक, वो आता है ग्रीक शब्द से जिसका मतलब है प्लास्टिकोज। प्लास्टिकोज नाम के ग्रीक शब्द से आता है प्लास्टिक, और प्लास्टिक का मतलब होता है टू मोल्ड। बेसिकली हम लोग यही करते हैं कि जो टिश्यूज होती है और जो ऑर्गन्स होती है बॉडी में, उसको हम मोल्ड करके नॉर्मल बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा काम है। तो इसलिए जो हमारी स्पेशलिटी है उसका नाम है प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव एंड एस्थेटिक सर्जरी। ठीक है, तो जो मेन परसेप्शन है इंडिया में और इवन वर्ल्ड में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, उसका ये है कि हाँ बस अपने लुक्स को एनहांस करने की सर्जरी है। बट उससे कई ज्यादा है। कैसे? क्योंकि जो मेनली जो प्लास्टिक सर्जरी होता है दैट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। when you feel confident, when you feel good about yourself, it shows, it reflects in your work, है ना। तो इसीलिए जो राजकुमार राव का जब ये आया तो मैं खुश हुआ, क्योंकि हाँ अभी हमें वी कैन टॉक अबाउट दिस। तो जब इसके बारे में राजकुमार राव को भी पूछा गया कि आपने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है एंड अपने लुक्स को एनहांस करने के लिए, तो देयर इज अ टैबू एसोसिएटेड विद प्लास्टिक सर्जरी व्हिच हैज टू चेंज। तो उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया। आई रियली लाइक्ड हिज आंसर। ही वाज नॉट, वो भागे नहीं उस क्वेश्चन से। उन्होंने क्या कहा कि मैं कुछ साल पहले जब मैं ऑडिशन के लिए गया था तो मुझे एक डायरेक्टर ने कहा मेरी फर्स्ट फिल्म में कि आपके फेस के अराउंड थोड़ा सा फैट ज्यादा है। तो मैं भागने लगा एंड फिर जब मैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ थोड़ी सी एसिमेट्री है, मतलब कि एक साइड ज्यादा है एक साइड कम है मेरे फेस में, तो मुझे वो चेंज करना था। और उन्होंने उनको रेकमेंड किया फिलर्स। तो जो प्लास्टिक सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर काम करते हैं। हमारा सर्जिकल एस्पेक्ट भी होता है, उनका मेनली मेडिकल होता है, बट ऑलमोस्ट द सेम। तो उन्होंने ये कहा कि उनके डर्मेटोलॉजिस्ट के रिकमेंडेशन से उन्होंने फिलर्स ऑप्ट की एंड फिलर्स के बाद उन्हें जो एसिमेट्री थी वो चली गई एंड दैट रियली एनहांस्ड हिज कॉन्फिडेंस। तो when your confidence improves, so it shows in your work and it shows in your it reflects in your personality. So it is about that mainly. If I talk about on a global scale, अगर मैं globally इंडिया के बाहर भी बात करूँ, तो are there any unique challenges or trends in the plastic surgery? हाँ जी, तो अभी जो मेन मुझे लगता है जो ट्रेंड है प्लास्टिक सर्जरी में वो वही है कि द परसेप्शन हैज टू चेंज।
एक 10th स्टैंडर्ड की लड़की थी यूपी में जिन्होंने टॉप किया 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम, 98.5% आया उनका, एंड शी टॉप द एग्जाम, बट शी वाज ट्रोल्ड ऑन सोशल मीडिया फॉर हर फेशियल हेयर, है ना। अब वो लड़की तो काफी स्ट्रांग थी, उन्होंने तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि आई डोंट केयर अबाउट माई लुक्स, मेरे पेरेंट्स हैं और मेरे टीचर्स हैं, उन्होंने कभी मेरे लुक्स के बारे में नहीं कुछ किया, एंड आई वांट टू फोकस ऑन माई स्टडीज। तो शी वाज वेरी स्ट्रांग। लेकिन अगर कोई और होता, कोई और नॉर्मल बंदा, दे विल गेट रियली अफेक्टेड बाय इट, है, दे विल फील काफी डिप्रेस हो जाएंगे, मे बी सुसाइड भी कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि लेजर हेयर रिमूवल से या फिर अपने जो बाकी प्रोसीजर्स है उससे लुक्स को अगर एनहांस करके अगर वो बंदे का कॉन्फिडेंस हम ये कर सकते तो वी कैन एक्चुअली बूस्ट द पर्सन्स कॉन्फिडेंस एंड इट विल मेक अ बिग डिफरेंस इन देयर लाइव्स। तो दैट इज व्हाट प्लास्टिक सर्जरी शुड बी अबाउट, और उसके बारे में हमें और ज्यादा बात करनी चाहिए, ना कि सिर्फ अपने लुक्स को एनहांस करने के लिए कराई जाए ऐसी ब्रांच है या ऐसी स्पेशलिटी है प्लास्टिक सर्जरी। तो मेनली जो है मुझे लगता है कि वर्ल्ड ओवर और इंडिया में भी जो परसेप्शन है प्लास्टिक सर्जरी के बारे में उसको बदलना है, एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। और उसका तरीका एक यही है कि टॉक अबाउट इट मोर। तो जब सेलिब्रिटीज टॉक अबाउट प्लास्टिक सर्जरी, दे हैव द पावर टू चेंज द परसेप्शन। ऑल्सो जैसे आपने मुझे आपके पॉडकास्ट में इन्वाइट किया, तो मुझे भी मौका मिला इसके बारे में बात करूं और इसको मैं दर्शकों तक पहुंचा। ओके, तो जैसे मैं भी सोच रहा था कि प्लास्टिक सर्जरी हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉस्मेटिक सर्जरी, मतलब दोनों में क्या समानता है और क्या डिफरेंसेस है। राइट, तो प्लास्टिक सर्जरी जो है वो बहुत वाइड स्पेशलिटी है, इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स आते हैं। इसमें मेनली हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और एक होता है कॉस्मेटिक या एस्थेटिक सर्जरी। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में प्रोसीजर्स आते हैं, जो प्लास्टिक सर्जन है वो हेड टू टो ऑपरेट करते हैं। हेड टू टो में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, उसको अगर शेप बदलना हो या कुछ और करना हो, तो दे कैन ऑपरेट ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। तो इसमें प्रोसीजर्स आ गए अपने जो पैदाइशी डिफॉर्मिटीज होते हैं या डिफेक्ट्स होते हैं, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज जिसको हम कहते हैं, उस पर भी होता है। जैसे कि हो गया क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, जिसमें बच्चों में पैदाइशी क्लेफ्ट लिप होता है या फिर गैप होता है पैलेट के अंदर, उसको भी ठीक करते हैं। और जो हैंड डिफॉर्मिटीज होती है, कुछ लोगों को आपको पता है कि 6 फिंगर्स हो गए या फिर फिंगर्स कम हो जाते हैं, उसमें भी हम लोग उसको ऑपरेट करके नियर नॉर्मल बनाते हैं। तो ये सारे जो प्रोसीजर्स है वो आ जाते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में। प्लस जो हम कहते हैं राइनोप्लास्टी या नोज जॉब, तो उसमें बस नोज का शेप बदलना नहीं होता, उसमें जो पेशेंट होता है उनको ब्रीदिंग में भी काफी इम्प्रूवमेंट मिल जाता है। तो इट इज नॉट जस्ट अपीयरेंस बट ऑल्सो फंक्शन। तो जो प्लास्टिक सर्जरी है, इट रिस्टोर्स फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये सारे प्रोसीजर आते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि जो कैंसर रिकंस्ट्रक्शन होता है, इसमें जो कैंसर सर्जन है वो आकर जो कैंसर का जो मास होता है वो निकाल देता है। उसके बाद जो होल होता है वहां पे, उसको आकर प्लास्टिक सर्जन भरता है। तो उसमें क्या होता है कि दूसरी जगह से प्लास्टिक सर्जन टिश्यूज लेकर उस एरिया में लगा देते हैं। अभी आपको पता है कि किसी भी टिश्यू को सर्वाइव करने के लिए ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। तो जब भी हम कोई टिश्यू लेते हैं किसी और पार्ट से और किसी और जगह लगा देते हैं, तो वहां पे उसको सर्वाइव करने के लिए ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। तो वो हम करते हैं माइक्रोवास्कुलर सर्जरी से, मतलब माइक्रोवास्कुलर एनास्टोमोसिस से। मतलब जो आर्टरी होती है जो ब्लड ले जाती है हार्ट से, और जो वेन होती है जो वापस टिश्यू से वापस हार्ट तक ब्लड ले जाती है, तो उन दोनों को हम ज्वाइन करके वी मेक इट नियर नॉर्मल। तो ये आ जाता है ऑनको रिकंस्ट्रक्शन, कैंसर रिकंस्ट्रक्शन। और एक एग्जांपल है जहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का रोल है, वो है ट्रॉमा रिकंस्ट्रक्शन। ट्रॉमा मतलब एक्सीडेंट्स। जैसे मेनली होता हो गया अपने ऑर्थो सर्जन है, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, बोन सर्जन। अगर हाई वेलोसिटी इंजरीज में जहाँ पे बोन टूट गया, उसके साथ साथ जो बोन के ऊपर जो स्किन है अगर वो भी लॉस हो जाता है, तो जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो बोन फिक्स कर देंगे, लेकिन जो ऊपर का जो टिश्यू लॉस है, जहाँ पे बोन एक्सपोज है या कोई और स्ट्रक्चर एक्सपोज है, जैसे मसल हो गया या नर्व हो गया या ब्लड वेसल हो गया या फिर जॉइंट हो गया, तो उसको कवर करने के लिए वो प्लास्टिक सर्जन को इन्वॉल्व करते हैं। और फिर प्लास्टिक सर्जन जाकर
उसको उस एरिया को मतलब जहाँ पे स्ट्रक्चर एक्सपोज है उसको दूसरे टिश्यू से कवर कर देते हैं, तो बेसिकली रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये हो गया रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी पार्ट। तो उसके बाद आता है तो ये जो है ये प्लास्टिक सर्जन का मैक्सिमम वर्क ये होता है, ऑलमोस्ट अप टू 80% ऑफ द जॉब ऑफ अ जनरल प्लास्टिक सर्जन। फिर आ जाता है कॉस्मेटिक सर्जन। कॉस्मेटिक सर्जन में सर्जरी में क्या होते हैं प्रोसीजर्स, जैसे हो गए हेयर ट्रांसप्लांट, अगर हेयर लॉस है तो हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया, अगर नोज की शेप सही नहीं है या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो नोज की शेप सही कर दी। ब्रेस्ट का जो शेप है उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का शेप बढ़ा सकते हैं, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन जिसे कहते हैं, या फिर ब्रेस्ट का साइज घटा सकते हैं, जैसे ब्रेस्ट रिडक्शन कहते हैं। तो जो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी है वो कॉस्मेटिक सर्जरी माना जाता है, बट वो इट इज ऑल्सो वेरी वेरी फंक्शनल, क्योंकि जो विमेन विद वेरी लार्ज ब्रेस्ट, जिसे हम कहते हैं मेडिकल टर्म्स में जाइजेंटोमास्टिया, वो होता है बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल इम्बैलेंस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। मतलब जब प्यूबर्टी के टाइम पे अगर हार्मोन ज्यादा है तो उसमें कुछ लड़कियों में जो ब्रेस्ट का साइज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एबनॉर्मली ज्यादा हो जाता है। तो उनमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है। मेन होता है बैक एक, फिर होता है सोशल एम्बेरसमेंट, वो नॉर्मल टी शर्ट्स नहीं पहन सकते, जिम नहीं जा सकते, रनिंग नहीं जा सकते, उनका मजाक उड़ाया जाता है। तो उसमें जब ब्रेस्ट रिडक्शन करते हैं तो दे हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन देयर सोशल लाइफ एंड देयर कॉन्फिडेंस। तो ये हो गया रिकंस्ट्रक्टिव प्लस एस्थेटिक। तो आप ये पूछ रहे थे ना कि इनमें क्या समानता है, तो ये है। तो कॉस्मेटिक सर्जरी इज नॉट जस्ट प्योरली कॉस्मेटिक, इट इज ऑल्सो रिकंस्ट्रक्टिव। तो बाकी फिर कॉस्मेटिक सर्जरी में आ गया टमी टक या एब्डोमिनोप्लास्टी, जिसमें हम एक्सेस फैट जो होता है वो हटाकर एब्डोमिन का सही शेप देते हैं। जैसे कुछ लोगों में भले कितना भी डाइट कर लो या एक्सरसाइज कर लो, जो स्टबर्न फैट होता है अराउंड द एब्डोमेन वो कभी नहीं जाता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइपोसक्शन करते हैं, और जो लाइपोसक्शन करने के बाद जो एक्सेस स्किन होता है उसको हम रिमूव करके उसको सही वाला शेप देते हैं। और एक होता जहाँ पे काम आता है वो है मैसिव वेट लॉस पेशेंट्स। जैसे कुछ इंडिविजुअल्स का जो वेट होता है वो 120-130 होता है, काफी मेहनत करके डाइट करके एक्सरसाइज करके वो वेट लूज करते हैं। फैट तो लूज हो जाता है लेकिन जो एक्सेस स्किन होता है वो हैंग करने लगता है फैट लूज करने के बाद अराउंड दी चेस्ट और एब्डोमेन। तो उसको भी हम निकाल के गिव अ बेटर शेप। और एक प्रॉब्लम होता है गायनेकोमास्टिया, जो जिसको हम मैन बूब्स कहते हैं या फिर मेल ब्रेस्ट। ये काफी बड़ा प्रॉब्लम है, जिसमें जो ऑलमोस्ट 1 in 6 इंडिविजुअल्स, 6 लोगों में एक जन को होता है। उसमें भी वो टी शर्ट नहीं पहन सकते, उनके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है। उसमें भी हम छोटे से इंसेशन के साथ, बहुत ही छोटे इंसेशन के साथ लाइपोसक्शन करके ग्लैंड निकाल के उसको फ्लैट बना देते हैं। तो ये सारी आ जाती है कॉस्मेटिक सर्जरी। जी ओके, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि मैं रीजंस जानना चाहता हूँ कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन रीजंस कि लोग प्लास्टिक सर्जरी को सीख करते हैं या उसकी तरफ मतलब अट्रैक्टेड होते हैं, या वो उनको प्लास्टिक सर्जरी की सच में ज़रूरत है भी या नहीं। राइट। तो मेनली क्या होता है, जो प्लास्टिक सर्जन होता है उसे कहा जाता है सर्जन, मतलब दूसरे सर्जन्स का सर्जन। तो जो मेनली हमें क्या हमारा फील्ड इज अ रेफरल फील्ड। तो जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है या कैंसर सर्जन होता है, जब उनके केसेस में उनको लगता है कि हाँ इसमें प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत हो, तब वो हमें बुलाते हैं। वो मेनली वो होता है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में। कॉस्मेटिक सर्जरी में जो पेशेंट्स सीख करते हैं, और एक हो गया एग्जांपल पीडियाट्रिक्स में जब वो देखते हैं कि हाँ पैदाइशी कोई डिफेक्ट है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो वो फिर प्लास्टिक सर्जन को रेफर करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि काफी सारे सर्जन्स को भी ये नहीं पता होता कि प्लास्टिक सर्जन एग्जैक्टली क्या करता है। फिर से वो हमारे जो नाम है प्लास्टिक, उसकी वजह से नहीं पता होता है। तो जो मेन पब्लिक परसेप्शन है वो भी कम है, तो दिस हैज टू चेंज। फिर बाकी होता है कॉस्मेटिक इंडिकेशंस, मतलब कॉस्मेटिक रीजंस जिसकी वजह से वो प्लास्टिक सर्जरी सीख करते हैं। एक हो गया राइनोप्लास्टी, जिसमें शेप की साइज सही नहीं है या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। फिर हो गया ब्रेस्ट रिडक्शन, जो मैंने पहले बता दिया।
फिर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन भी यह है कि बहुत बहुत कम है साइज ब्रेस्ट का, तो दैट आल्सो अफेक्ट्स योर कॉन्फिडेंस, योर ओवरऑल फंक्शनिंग, तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। फिर हो गया स्टबर्न फैट निकालने के लिए, फिर गायनेकोमास्टिया मेल्स में। तो ये सारे कुछ इंडिकेशंस हैं जहाँ पे पेशेंट्स प्लास्टिक सर्जरी को सीख करते हैं। फिर होता है अपना जो फेशियल हो गया, जैसे राजकुमार राव ने अपना सिमेट्री इंप्रूव करने के लिए फिलर्स यूज किए। तो ये सारे इंडिकेशंस हैं प्लास्टिक सर्जरी। ओके, तो डू यू थिंक कि जैसे लेट्स सपोज आई एम द पेशेंट, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई, मैंने अपने फेस की शेप थोड़ी चेंज करवा ली लेट्स सपोज, तो आफ्टर अ फ्यू मंथ्स और आफ्टर 1 year कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, या मतलब मेरा फेस शेप पहले जैसी हो जाएगी, या कुछ जैसे स्किन प्रॉब्लम से कुछ ऐसा होता है? नहीं, अभी ऐसा होता है कि जो फिलर्स होते हैं वो परमानेंट तो नहीं होते, अबाउट 6 months to 1 year तक उनका जो होता है वो इफेक्ट होता है, तो आपको दोबारा उसको करवाना पड़ता है, मतलब फिलिंग करवानी पड़ती है। आपने बोटॉक्स का नाम तो सुना ही होगा, सब बोटॉक्स करवाते हैं जो रिंकल्स होते हैं उसको कम करने के लिए, जो एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं स्किन में उसको बेटर करने के लिए बोटॉक्स यूज किया जाता है। तो फिलर्स जो है वो सिमेट्री ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे एक पेशेंट हमारे पास आई थी, शी वाज अ मॉडल, तो उनको चाहिए था कि उनको ऐसे लगता था कि फोटोज में उनको ऐसे लगता है कि एक साइड थोड़ा शार्प है और एक साइड थोड़ा सा राउंडेड है। तो उनको जब हमने फिलर्स रेकमेंड किया, तो हमने जो फिलर्स के साथ जो राउंडेड था उसको थोड़ा सा और शार्प बनाया, जस्ट 0.5 to 1 ml इंजेक्ट करके एंड शी वाज वेरी हैप्पी कि हाँ यस आई एम हैप्पी नाउ विद माय फोटोज। तो ये होता है। लेकिन उस प्रोसीजर में क्या होता है कि 6 महीने या 8 मंथ, 6 या 8 महीने के बाद हमें दोबारा उसको करना पड़ता है, जो वो एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। ये हो गई फिलर्स की बात। बाकी जो है, जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी वाली पार्ट है, उसमें तो रिपीट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दैट इज परमानेंट। एक जगह से टिश्यू लेके दूसरी जगह लगा दिया तो दैट इज परमानेंट। साइड इफेक्ट्स की बात करूं तो साइड इफेक्ट्स का चांस है, देयर इज अ स्मॉल चांस कि अगर ठीक जगह पे इंजेक्ट नहीं करो या फिर ज्यादा इंजेक्ट कर दो, तो ऊपर का जो स्किन है वो मतलब काला पड़ने लग सकता है, या फिर जैसे लाइपोसक्शन में हो गया उसमें बर्न्स होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप वेल ट्रेन्ड प्लास्टिक सर्जन के पास जाओ जो इस सब में ट्रेंड है, तो इट इज वेरी सेफ, क्योंकि दे नो वेयर टू इंजेक्ट, हाउ मच टू इंजेक्ट, है ना। तो दोज आर द थिंग्स। अभी प्रॉब्लम ये है इंडिया में भी कि बहुत सारे ऐसे सेंटर्स, अभी सलून्स में भी लोग फिलर्स और बोटॉक्स लगा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। अगर क्वालिफाइड पर्सन नहीं लगाते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ तो द चांस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, साइड इफेक्ट्स बहुत कम। ओके, तो लेट्स सपोज वर्स्ट केस सिनेरियो कंसिडर करते हैं अभी, और साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, मतलब मान लेते हैं 1 साल बाद मुझे साइड इफेक्ट्स हो गए, तो उनका इलाज क्या होता है? मतलब वो जो ट्रीटमेंट होता है वो किस तरीके का होता है? हाँ, तो a plastic surgeon is not just a cosmetic surgeon, also a reconstructive surgeon. तो अगर हमें ये पता है कि हाँ ये वाला ट्रीटमेंट है, ये वाला करना है, तो हम उसके कॉम्प्लिकेशंस को डील करना भी हमें आता है। तो जो फिलर्स होते हैं वो रिवर्सिबल भी होते हैं। जैसे मैंने कहा कि 6 months या 8 months के बाद उनके इफेक्ट्स भी चले जाते हैं। जैसे अगर लाइपोसक्शन में अगर कभी जैसे लेजर असिस्टेड लाइपोसक्शन है, उसमें अगर बर्न्स हो गए, तो बर्न्स का, हाँ, तो मैं इस बार में आपको बताना भूल गया कि प्लास्टिक सर्जन ऑल्सो डील्स विद बर्न्स, मेजर बर्न्स। तो बर्न्स हो गए तो वो भी हम उसको ड्रेसिंग्स के साथ या फिर स्किन ग्राफ्टिंग के साथ उसको मैनेज कर सकते। ओके, तो अब अगर मैं बात करूँ प्रोसीजर की, तो कितने तरह की प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर अवेलेबल है राइट नाउ? तो जैसे मैंने कहा कि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज हो गए, वो सारे होते हैं, बहुत सारे। इट इज अ वेरी वेरी वाइड स्पेशलिटी, और हम लोग ऑपरेट करते हैं हेड टू टो। तो हेड से अगर आप शुरू करो तो हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, फिर अपने एनहांसमेंट ऑफ द फेस हो गया, फिर लिप सर्जरीज हो गए, नोज सर्जरीज हो गए, फिर अपना गायनेकोमास्टिया, एब्डोमिनोप्लास्टी, टमी टक, वो सारे प्रोसीजर्स हो गए। फिर ट्रॉमा में आ गए तो
जो टिश्यू लॉस होता है एक्सीडेंट्स में वो हो गए, तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स इन प्लास्टिक सर्जरी। तो जो प्लास्टिक सर्जन थे वो सब में ट्रेन होता है, लेकिन फिर बिकॉज इट्स सच अ वाइड स्पेशलिटी, कुछ प्लास्टिक सर्जन्स जिन जिन उनके इंटरेस्ट के हिसाब से दे बिकम ओनली रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन्स या फिर ओनली कॉस्मेटिक सर्जन्स। ओके, तो सेफ्टी मेजर्स की अगर मैं बात करूँ, सेफ्टी के लिए अगर मैं लेट्स सपोज कोई प्लास्टिक सर्जरी का प्रोसीजर हो रहा है, तो आप कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रख के वो प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करते हो? राइट, तो इसमें फिर से मैं वही कहूँगा कि बिफोर यू गो फॉर एनी प्लास्टिक सर्जरी आप अपना रिसर्च करो, रिसर्च द सर्जन, चेक हिज क्वालिफिकेशंस, वो प्लास्टिक सर्जन है या फिर या नहीं। तो उसके लिए आप यू कैन गो ऑनलाइन एंड यू कैन चेक हिज क्रेडेंशियल्स, या फिर आप डायरेक्टली पूछ भी सकते हो कि इफ यू आर क्वालिफाइड और नॉट। तो अगर आप क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास जा रहे हो तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि ही विल टेक ऑल द सेफ्टी प्रोसीजर्स बिफोर योर प्रोसीजर, बिकॉज फॉर एवरी प्लास्टिक सर्जन सेफ्टी ऑफ द पेशेंट इज फर्स्ट, फॉर एनी डॉक्टर सेफ्टी ऑफ द पेशेंट इज फर्स्ट। तो जैसे कोई भी सर्जन हो, सर्जरी करने से पहले सेफ्टी मेजर्स ये होता है कि हम प्री ऑपरेटिव आपको कंप्लीटली इवेल्युएट करते हैं, आपके रूटीन ब्लड टेस्ट करवाते हैं, एनेस्थेटिक डॉक्टर से भी आपको मिलवाते हैं, वो भी आपका इवेल्युएशन करते हैं। उसके बाद सब कुछ देखने के बाद कि हाँ सब कुछ इवेल्युएट करने के बाद देन यू गो ऑन द ऑपरेटिंग टेबल। तो ऑपरेटिंग टेबल पे फिर से आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया कैन बी जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया। तो वो जो एनेस्थेटिस्ट है वो हमेशा प्रेजेंट रहता है ऑपरेशन थिएटर में। कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशंस हो जाए एनेस्थेटिक के, जैसे उसको मैनेज करने के लिए। उसके बाद आ जाता है प्लास्टिक सर्जन का जो मेन प्रोसीजर है, तो वो भी उसमें भी सारे नर्व वेसल सब कुछ बचाकर लीस्ट कॉम्प्लिकेशन हो उस तरीके से हम ऑपरेट करते हैं। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिवली भी ऑब्जर्वेशन किया जाता है। एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। सेफ्टी में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। Could you share some examples of how plastic surgery has been used for reconstructive purposes after the accident or medical conditions? Yes. तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो जैसे हम लोग मेनली करते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ काम। तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी में जब ओपन फ्रैक्चर्स आते हैं, ओपन फ्रैक्चर्स मतलब बोन भी टूटा है और बोन टूट के बाहर दिख रहा है और ऊपर का स्किन भी लॉस है। तो उसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि हाई वेलोसिटी इंजरीज में बोन के साथ साथ वेसल इंजरी, मतलब कि जो नसें होती है, नर्व हो गया और जो ब्लड वेसल्स होती है उसको भी इंजरी होती है। जब ऐसा होता है तो लिम्ब सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं, मतलब कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पेशेंट माइट लूज द लिम्ब। तो उसमें क्या होता है कि वो इमीडिएटली प्लास्टिक सर्जन को कॉल करके वो ये कहता है कि हाँ इसमें नर्व और वेसल इंजरी है और ओपन फ्रैक्चर भी है, तो आप आ जाइए। तो पहले जो क्लीनिंग वगैरह है वो सब वो करते हैं। उसके बाद हम उसमें उसको हम असेस करते हैं कि कौन से ब्लड वेसल या नर्व को इंजरी है, और हम लोग इमीडिएटली उस ब्लड वेसल को रिपेयर कर देते हैं। तो ये करने के बाद क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई है वो जहाँ पे इंजरी है उसके नीचे जो ब्लड सप्लाई है वो फिर से चलने लगती है एंड द लिम्ब गेट्स सेव्ड। अगर वो इमरजेंसी तौर पे नहीं किया जाए तो देयर इज अ चांस कि दैट पेशेंट माइट लूज द लिम्ब। ठीक है, तो वो इमीडिएट रिपेयर हो गया। उसके बाद जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो अपने बोन को फिक्स कर देते हैं। फिर उसके ऊपर हम कहीं और से टिश्यू ले जाकर जो ओपन फ्रैक्चर है उसको भी क्लोज कर देते हैं। तो इसमें लिम्ब सेविंग सर्जरीज में हमारा रोल होता है। ये हो गया ट्रॉमा की बात। फिर आता है कैंसर। तो जैसे कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम कैंसर है परसेंटेज है वो है हेड एंड नेक कैंसर, मेनली बिकॉज ऑफ टोबैको यूजेज। तो उसमें जो होता है जब कैंसर हो जाता है जॉ के अंदर या मुंह के अंदर, तो जब वो निकालते हैं तो पार्ट ऑफ जो बोन होता है, जो मैंडिबल होता है, वो भी लॉस हो जाता है। जब वो लॉस हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि हम लोग, पैर में दो हड्डियां होती है, टिबिया और फिबुला। तो हम लोग फिबुला जो बोन होता है उसको लेते हैं, उसके ऊपर की स्किन भी लेते हैं, और फिर जो स्ट्रेट बोन होता है फिबुला उसको हम तोड़कर मैंडिबल के शेप में, मतलब इस वाले शेप में बनाकर उसको हम फिर से वहां लगा देते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया वहां की जो नसें होती है वो भी लेकर हम जो नेक में जो नसें होती है उसके साथ हम जोड़ देते हैं ताकि वो वहां पे सर्वाइव करे।
तो वो बनाकर हम ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल शेप लेके आते हैं कैंसर पेशेंट्स में। तो इस तरीके से जो प्लास्टिक सर्जन है वो जो रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जन है वो पेशेंट्स के लाइफ को इस तरह से अफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। ओके, तो अगर मैं इमोशनल जर्नी की बात करूं, हाउ डू यू सपोर्ट पेशेंट्स थ्रू आउट देयर इमोशनल जर्नी और आफ्टर द जर्नी? राइट, तो एनी डॉक्टर वो बेसिक इंटेग्रिटी होता है हर डॉक्टर में कि वो अपने पेशेंट को उनके पूरे जर्नी में हमेशा साथ देते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उस दिन से हमारा जो रिश्ता है वो बन जाता है। तो राइट थ्रू द प्रोसीजर वी गाइड देम, वी टेल देम एवरीथिंग, उनको सब कुछ हम एक्सप्लेन करते हैं, प्रोसीजर से पहले, प्रोसीजर के बाद, और फिर जो फॉलो अप पीरियड होता है वो भी उसमें भी हम उनको सपोर्ट करते हैं। इसमें काफी रिएश्योरेंस की जरूरत पड़ती है पेशेंट्स को, क्योंकि हम जो काम करते हैं उसमें जो हीलिंग पीरियड होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है। जैसे 3 वीक्स में तो 1 to 2 वीक्स तो मिनिमम वुंड हीलिंग में लग जाता है। उसके बाद वो उसको शेप आने के लिए थोड़ा सा और टाइम लग जाता है। जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी में हो गया, फर्स्ट ऑपरेशन के बाद काफी स्वेलिंग होती है, तो उसमें काफी रिएश्योरेंस की जरूरत पड़ती है। जो फाइनल रिजल्ट है वो 3 महीने के बाद आता है। तो द एंटायर पीरियड वी आर विद देम, वी टेल देम, वी रीअश्योर देम, उनको हम ये करते हैं। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है तो पेशेंट इज वेरी हैप्पी एंड वेरी अप्रोचेबल। जब भी पेशेंट को कुछ भी डाउट हो वो हम हमेशा क्लियर करके ही सपोर्ट दें। ओके, तो इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है, हाउ इम्पोर्टेंट इज द पोस्ट ऑपरेटिव केयर और एंड व्हाट डज इट टिपिकली इन्वॉल्व? यस, सो कोई भी प्रोसीजर में पोस्ट ऑप केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी जो पेशेंट जब ऑब्जर्वेशन में शिफ्ट होता है, पोस्ट ऑप ऑब्जर्वेशन में, वहां से लेकर फाइनल रिजल्ट आने तक। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर कोई बड़ा सा मोल है फेस के ऊपर और वो पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको बताते हैं कि हाँ तो सिंपल प्रोसीजर है, हम एक इंजेक्शन देंगे, हम उसको निकाल देंगे, उसके बाद वो चला जाएगा, लेकिन स्कार हमेशा रहेगा। लेकिन स्कार को हम जितना मिनिमल हो सकता है उतना हम रखते हैं। तो जो प्लास्टिक सर्जन का जो काम है वो हम लोग क्या करते हैं कि वी हैंडल द टिश्यूज वेरी केयरफुली, और मिनिमल हैंडलिंग होती है। ठीक है, ये हमारे ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है। और हम जैसे वो मोल हो गया तो उस मोल को हम इस तरीके से निकालते हैं कि जो नेचुरल स्किन टेंशन लाइंस होती है, जैसे आप अगर आप स्माइल करते हो तो जो नॉर्मल लाइंस फॉर्म होती है फेस के ऊपर, तो उस लाइन में अगर हम स्कार को, फाइनल स्कार को लाए तो वो सबसे कम दिखाई देती है। ओके, और वो इजीली हिडन होती है। या फिर हम लोग इस तरीके से उसको निकालते हैं कि जो फाइनल स्कार है वो हिडन है। ठीक है, स्कार रहेगा हमेशा, स्कार विल नेवर, अगर कुछ भी निकालते हैं तो ऑलवेज बी अ स्कार। ये हम पहले भी बता देते हैं पेशेंट को। तो वो हो गया। उसके बाद निकालने के बाद जो फर्स्ट 1 week to 10 days होता है, अप टू 3 weeks, जो स्कार होता है दैट लुक्स बैड, मतलब वो थोड़ा सा हाइपर पिगमेंटेड, मतलब कि नॉर्मल स्किन से ज्यादा डार्क दिखता है। तो उसमें हम पहले ही बता देते हैं एंड उनको रेगुलरली फॉलो अप करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या फॉलो करते हैं कि निकालने के बाद विद इन 2nd week से हम लेजर ट्रीटमेंट भी शुरू कर देते हैं ताकि स्कार बेटर हो। फिर हम लोग निकालने के बाद जो है हम अर्ली सूचर रिमूवल करते हैं, मतलब कि हम 5वें दिन पे ही हम सूचर निकाल देते हैं। नहीं तो क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कि अगर कई स्टिचेस लगे हैं तो उसके स्टिच का भी लाइन बहुत क्लियरली दिखता है, और उसके सराउंडिंग जो स्टिच लिए हुए वो होते हैं पॉइंट्स, वो भी दिखाई देता है। तो हम उसको रेल ट्रैकिंग कहते हैं। तो वो नहीं हो तो वी डू अर्ली सूचर रिमूवल। फिर हम जो सिलिकॉन जेल्स होते हैं उसके यूजेज के बारे में बताते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। फिर हम अर्ली लेजर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं ताकि जो स्कार है वो सबसे मिनिमल और बेस्ट स्कार पेशेंट को मिले। तो इसलिए इन एनी प्रोसीजर पोस्ट ऑप फॉलोअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड और प्लास्टिक सर्जन्स स्पेशली टेक एक्स्ट्रा केयर अबाउट पोस्ट ऑप फॉलोअप ताकि फाइनल रिजल्ट जो है वो बेस्ट हो, क्योंकि पेशेंट की जो खुशी है वो हमारी खुशी है। पेशेंट इज हैप्पी एट द एंड एंड वी आर हैप्पियर। ओके, तो अगर मैं स्कोप की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इन इंडिया, तो डू यू थिंक कि अभी भी इस पे काफी काम होना बाकी है? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा कि जो परसेप्शन है प्लास्टिक सर्जरी के अराउंड उसको बदलना जरूरी है। तो
अभी जो परसेप्शन है प्लास्टिक सर्जरी के बारे में वो ये है कि बस लुक्स को एनहांस करना या फिर ब्रेस्ट को बढ़ाना या फिर नोज का शेप चेंज करना ये है. बट मैं ये चाहता हूँ कि जो परसेप्शन है वो एक्चुअली में ये हो कि पेशेंट का कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे. When you want to seek plastic surgery, it should be because you want to improve your confidence. और that is what it actually is. और इसके लिए जो चेंज है अभी काफी चेंज हो गया. अगर आप पिछले 5 साल पहले का जो परसेप्शन है वो देखो और आज का देखो तो काफी बदल चुका है एंड इन द राइट डायरेक्शन. और आगे भी मैं ये चाहता हूँ कि बदले. उसका तरीका ये है कि जो सेलिब्रिटीज है दे शुड कम आउट एंड स्पीक अबाउट देयर प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर्स. और उसका जो रियल रीजन है, जैसे राजकुमार राव जी ने कहा कि उनको ऐसे लगा कि थोड़ा सा एसिमेट्री है तो उन्होंने कराया एंड इट रियली हेल्प्ड हिज कॉन्फिडेंस. और ऐसे पॉडकास्ट बना के या फिर अवेयरनेस वीडियोस बना के हम परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं ताकि जो टैबू एसोसिएटेड है प्लास्टिक सर्जरी के साथ वो चला जाए. क्योंकि जिन लोगों को एक्चुअल में जरूरत है, अगर मिनिमल चेंजेस के साथ अगर उनके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट मिल रहा है तो क्यों नहीं, दे शुड गो एंड सीक प्लास्टिक सर्जरी. अगर वो होता है तो इवन इफ वी आर एबल टू हेल्प फ्यू ऑफ दोस पीपल आल्सो इट विल बी अ बिग बूस्ट. तो ये बदलना जरूरी है. और मुझे लगता है कि अगले कुछ सालों में इसी डायरेक्शन में अगर गया द स्कोप विल बी वेरी वेरी गुड एंड शुड सीक प्लास्टिक सर्जरी फॉर द राइट रीजन. ओके, तो अगर मैं बात करूं अब तक का सबसे मुश्किल सर्जरी आपकी कौन सी रही है? तो जो मुश्किल पार्ट है प्लास्टिक वो है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी. मेरे एक्सपीरियंस में अगर बात करो तो मैं जब फाइनल ईयर में था अपने रेसिडेंसी के पीजीआई में चंडीगढ़ में, तो एक 8 साल की बच्ची आई थी हमारे पास. हार्वेस्ट सीजन था पंजाब में और जो टोका मशीन होता है हार्वेस्ट मशीन, उसमें उस बच्ची ने 8 साल की बच्ची ने अपना हाथ डाल दिया था गलती से और उसका हाथ ऐसे रिस्ट लेवल, हाथ जो है वो रिस्ट लेवल पे कट गया था. तो वो हमारे पास आई और जैसे आई हमने ऐसे केसेस हम काफी कॉमनली करते थे. तो जब ये आई तो एक तो छोटी बच्ची है तो उसके सारे जो पार्ट्स होंगे वो बहुत छोटे होंगे, नॉर्मल एडल्ट से छोटे होंगे. ऑलरेडी छोटे होते हैं यहाँ के जो पार्ट्स होते हैं रिस्ट के, ब्लड वेसल हो गया, नर्व हो गया, टेंडन्स हो गए, बोन हो गया, सब कुछ. और ये 8 साल की बच्ची थी. तो हमने इसमें वो ऑपरेशन चली ऑलमोस्ट 8-9 घंटे. तो जैसे आई हमने उसका जो कटा हुआ पार्ट था उसको हम पहले ऑपरेशन थिएटर में ले गए. तब तक हमने बच्चे के सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और एनेस्थीसिया चेकअप सब करवाया. और उस समय में हमने जो है जो कटा हुआ हाथ था उसको हमने रेडी किया, मतलब सारे पार्ट्स को अलग अलग आइडेंटिफाई करके रेडी रखा. उसके बाद बच्ची आई, उसको एनेस्थीसिया दिया गया. फिर हमने उसका जो हाथ वाला पार्ट था उसको प्रिपेयर किया. उसके बाद जो कटा हुआ हाथ था उसको हमने जोड़ के हर एक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट 50 स्ट्रक्चर्स जो होते हैं रिस्ट के अंदर उसको सारे एक एक करके जोड़ा एंड दैट हैंड सर्वाइव. तो आप ये सोचो कि 8 साल की बच्ची बिना हाथ के व्हाट हर लाइफ वुड हैव बीन, और अभी विद हर हैंड ऑलमोस्ट नॉर्मल उसका लाइफ का कोर्स वापस नॉर्मल कोर्स पे आ गया. आप अगर सोचो कि अगर उसका हाथ नहीं होता तो उसकी लाइफ की जो कोर्स है वो बिल्कुल अलग होती है ना. तो दैट इज द पावर ऑफ रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी. तो उसके बाद जो है हाँ, और फॉलोअप की बात आई तो इसमें भी ऑपरेशन के बाद काम खत्म नहीं होता है. उसका जो रीलर्निंग होता है वो भी काफी जरूरी होता है. फिजियोथेरेपिस्ट इन्वॉल्व थे, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट इन्वॉल्व थे, नर्सेज इन्वॉल्व थे हर टाइम पे, एनेस्थेटिस्ट इन्वॉल्व थे. तो इट इज अ टीम एफर्ट. तो ये आई थिंक इन माई एक्सपीरियंस, माई शॉर्ट एक्सपीरियंस, दिस वॉज द मोस्ट चैलेंजिंग केस जो मैंने किया है. और ये जो पूरी सर्जरी होती है स्टार्ट से लेके आखिर तक कितनी कॉस्टली होती है, कितना पैसा लग जाता है? यस, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे सारी स्पेशलिटीज हैं वहाँ पे तो इट वोंट बी वेरी कॉस्टली. बट अगर आप प्राइवेट में बात करो, बिकॉज इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, इतना एनेस्थीसिया टाइम जाता है, इतने बहुत छोटे सूचर्स होते हैं वो यूज होते हैं, माइक्रोस्कोप यूज होता है. तो ऑन एन एवरेज अगर आप प्राइवेट में बात करो तो इट विल कॉस्ट अबाउट एनीवेयर बिटवीन 1.5 to 3 to 4 lakhs. ये वाला जो मैंने केस बताया वो. लेकिन अगर गवर्नमेंट
वेल इक्विप्ड गवर्नमेंट जैसे एम्स हो गया, पीछे हो गया, फिर और कोई वेल इक्विप्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे प्लास्टिक सर्जन है, वहाँ पे द कॉस्ट विल बी मच लेसर, मे बी 50,000 तक हो जाता है। ओके, तो आपने सबसे आपकी जो फर्स्ट सर्जरी थी वो आपने कब की थी और हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? यस, तो मुझे सर्जरी में इंटरेस्ट ही आया बिकॉज कि मैं इंटर्नशिप में जब तो एमबीबीएस में हम लोग सारे सब्जेक्ट्स के साथ एक्सपोज होते हैं, तो इंटर्नशिप में हम हर एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो जब मैं सर्जरी में था तो मुझे एक जो सर्जन थे वाज लिटिल फॉन्ड ऑफ मी, तो उन्होंने मुझे कराया अपेंडिक्स की सर्जरी, तो तब मुझे इंटरेस्ट आया सर्जरी में। तो उसके बाद जब मैं अपनी रेसिडेंसी करा था तो सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में मैंने हर्निया सर्जरीज और जो एब्डोमिनल सर्जरीज होती है वो मैंने इंडिपेंडेंटली करना शुरू किया। तो दैट वाज माय फर्स्ट सर्जिकल एक्सपीरियंस। बाकी असिस्ट तो हम फर्स्ट ईयर से ही करते थे। अगर आप इंडिविजुअली बात करो तो मैंने अपने सेकेंड ईयर जनरल सर्जरी में किया। ओके, तो नॉर्मली मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए हैं, जितने भी आर्मी ऑफिसर्स के साथ जब मैंने पॉडकास्ट किए, तो मैं वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर एक सवाल पूछता हूँ, बट मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा। मैं जानना चाहता हूँ सर्जन के पर्सपेक्टिव से कि आपकी वर्क लाइफ किस तरीके की होती है। राइट, गुड क्वेश्चन। तो एनी डॉक्टर फॉर दैट मैटर, जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो थोड़ी सी स्क्यूड है, मतलब कि वी आर बिजियर देन अदर स्पेशलिटीज। तो बट उसमें भी आप उस पर ये डिपेंड करता है कि आप कितना बिजी होना चाहते हो। अगर आप प्राइवेट में हो, खुद का प्रैक्टिस है और आप काम करना चाहते हो तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, तो यू विल बी बिजी फुल डे। आप लीव भी नहीं ले पाओगे क्योंकि आपका प्रैक्टिस कम हो जाएगा, वो सब है। जैसे मैं है, मुझे वर्क लाइफ बैलेंस इंपॉर्टेंट है। आई वांट टू गिव बोथ फैमिली टाइम एज वेल एज गेट सेटिस्फैक्शन एट वर्क। तो इसलिए मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। तो मेरा वर्क लाइफ बैलेंस बाकी डॉक्टर्स से आई थिंक थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि हमारे टाइमिंग्स फिक्स्ड है एक्सेप्ट ऑन ड्यूटी वीक्स। तो ड्यूटी वीक्स में मैं फुल्ली बिजी होता हूँ क्योंकि हम नाइट कॉल्स लेते हैं, इमरजेंसीज अटेंड करते हैं, सब करते हैं। बट नॉन ड्यूटी वीक्स पर इट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड। कभी कभी क्या होता है कि ओटी के दिन क्या होता है कि कुछ केसेस ज्यादा होते हैं या फिर कोई केस लंबा चल गया, तो तब थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। जैसे अगर अब मैं पर्सनली बात करूँ तो मेरा ओपीडी डेज के दिन मैं 8 बजे आता हूँ, 7:30 को घर से निकल के 8 बजे आता हूँ और बाय 5:36 आई एम होम। ओटी दिन वो फिक्स नहीं होता, अगर केस लंबा चल गया तो कभी कभी 5 बजे फ्री हो जाते हैं, कभी कभी 7:30, 8, 9, 10, 11 भी बच जाते हैं। ड्यूटी वीक्स में क्योंकि हम नाइट कॉल्स लेते हैं, इमरजेंसी केसेस देखते हैं, उसमें कोई टाइम नहीं है, केस आ गया नाइट में आना पड़ेगा ऐसे। और फिर अगले दिन नॉर्मल काम भी चलता रहेगा, इमरजेंसीज भी चलते रहेंगे, तो वैसे। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ बिजी यू वांट टू बी, व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ। अगर आप लेस बिजी होना चाहते हो तो वो भी हो सकता है, थोड़े पैसे कम होंगे बट दैट्स ओके। अगर आप खूब पैसे कमाना चाहते हो और आपको बहुत बिजी रहना है तो वो भी कर सकते हैं। इट्स लाइक दैट। नॉर्मली फ्री टाइम में आप मतलब क्या करते हो? मतलब जैसे आफ्टर ऑपरेशन या आफ्टर सर्जरी जब आप घर जाते हो तब आप क्या करते हो? मैं तो अपने फैमिली के साथ रहता हूँ। मेरे पेरेंट्स भी यहाँ हैं और मेरा 2.5 साल का लड़का भी है, तो आई स्पेंड टाइम विद देम, आई गो आउट विद देम। वीकेंड्स पे जब मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ तो हम बीच पे चले जाते हैं, तो मेनली बस फैमिली टाइम, स्पेंड टाइम विद फैमिली। ओके, तो आप मूवीज किस तरीके की देखना पसंद करते हो? मतलब मूवीज नेटफ्लिक्स टाइप कुछ? तो कोविड से पहले मैं खूब सारी मूवीज देखता था, मुझे एक्शन मूवीज बहुत पसंद है। अभी नेटफ्लिक्स और ये सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आने के बाद डोंट प्रेफर टू गो आउट। हम लोग साथ में घर बैठ के हम लोग देखते हैं, तो कॉमेडीज एंड एक्शन मूवीज पसंद है मुझे। ओके, तो अगर आपको पूरी जर्नी, पूरा एक्सपीरियंस जो आपका है उसको एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो तो वो वन वर्ड क्या होगा? आई थिंक एक्साइटिंग, बिकॉज मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है। I always wanted to be a surgeon and a plastic surgeon, तो मुझे अपना काम पसंद है, तो I think I'm always excited. Okay, तो before wrapping the podcast, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप उनको कुछ कहना चाहोगे?
हाँ जी, ज़रूर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लास्टिक सर्जरी इज़ सेफ एंड सीक प्लास्टिक सर्जरी फॉर द राइट रीज़न्स। अगर आपको लगता है कि सम चेंज इन यू विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल, गो फॉर इट। लेकिन जाने से पहले अपने सर्जन के, अपने डॉक्टर के क्रेडेंशियल्स चेक करो कि वो क्वालिफाइड है कि नहीं, डर्मेटोलॉजिस्ट है या प्लास्टिक सर्जन है कि नहीं, एंड देन गो फॉर इट। एंड एक और परसेप्शन जो है प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, वो ये है कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ऐसा नहीं है। इंडिया में इट इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल। मेडिकल टूरिज्म है इंडिया में। पीपल कम फ्रॉम all over the world in India to get plastic surgery done because it is much cheaper and safer. We have the best surgeons in the world. So go for it. अगर आपको लगता है कि if you it will give a positive impact in your life, go for it. Read about it. Talk to the surgeon. Very approachable. We are very approachable. And then go for it. और अगर आपको इसके बारे में, किसी के भी बारे में कुछ डाउट है तो always read about it and talk to the right person. थैंक यू सर फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। उम्मीद है सर आपको मज़ा आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपने मौका दिया प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बात करने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जो मैं हमेशा से करना चाहता हूँ। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका।